हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोशिका के विषय में ब्रीफली बताऊंगी चित्रों के माध्यम से कि कोशिका और कोशिका के अंग, कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी ताकि जब आप पढ़ें, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं कोशिका की। कोशिका क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कोशिका की। कोशिका क्या है? सेल या कोशिका किसी भी जीव या सजीव के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक यानी कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि सजीव का जो शरीर होता है, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वे कोई भी जंतु हो, उन सभी का, चाहे वो सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, उन सभी का शरीर क्या होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है। अब हम जिस प्रकार के जीव, मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य है बहुकोशिकीय जीव। तो उसका जो शरीर होगा वो एक नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होगा। वहीं अगर हम बात करें कुछ सूक्ष्म जीवों की, जैसे आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना, तो ये कैसे जीव हो गए? ये है एक कोशिकीय जीव और इनका जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका बना होता है। यानी कि जैसे आपको ये कोशिका दिख रही है सामने, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका ये पूरा एक शरीर का, एक कोशिका का बना हुआ शरीर होता है, जिसमें उनके उसके शरीर की सारी जो क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रिया होती हैं, वो एक कोशिका के अंदर चलती है। यानी कि जो भी माना ये कोशिका जो है ये अमीबा की है, यानी कि ये अमीबा है आपके पास। अमीबा तो आपने लैब में सूक्ष्मदर्शी में देखा है, ठीक है। अमीबा को मान लो कि अमीबा की कोशिका है, तो फूड जो वो लेगा वो इसी कोशिका से क्या फूड को लेगा, और इधर ही क्या होगा? फूड का पाचन होगा, और इधर ही से क्या होगा? अपचित भोजन जो होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी एग्जिट हो जाएगा। यानी कि सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव, यानी कि हम जैसे मनुष्य आ गए, जीव जंतु, ठीक है, उनका जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय, यानी कि इस तरह की बहुत सारी सेल से मिल करके उनका शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी मनुष्य है या कोई भी जंतु है, जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वो पहले क्या होता है? एक कोशिकीय ही रहता है, ठीक है। इस तरीके की संरचना रहती है एक कोशिकीय। फिर धीरे धीरे क्या होता है? उस कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से विभाजन होता है। धीरे धीरे क्या होता है? इसी एक ही कोशिका से धीरे धीरे जब डिवीज़न होता है, यानी कि विभाजन होता है, तब जाके एक जीव की संरचना तैयार होती है, ठीक है। उसके अंग बनने लगते हैं, हाथ, पाँव, आँखें, इस तरीके से जो होता है विभाजन के द्वारा बनने लगते हैं। लेकिन सभी पहले क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक। यानी कि जो कोशिका है वो किसी भी जीव के शरीर की क्या हो गई? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। यानी कि सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हो गई, ठीक है। जिस तरीके से इसको इस तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से क्या होता है किसी मकान को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी जीव के शरीर को बनने के लिए बहुत सारी सेल्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से एक शरीर तैयार होता है, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं पहले क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतकों से मिल करके क्या होता है? अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग जब बन जाते हैं तो वो मिल करके क्या होते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके एक पूरा कंप्लीट जो है इंडिविजुअल बनता है। वहीं हम देखें अब जंतु शरीर भी कोशिका का बना है, तो पादप शरीर, यानी कि प्लांट्स, पेड़ पौधे जितने होते हैं उनका शरीर भी कोशिका का बना होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उनकी कोशिका को हम पादप कोशिका बोलेंगे और हमारी कोशिका क्या होगी? जंतु कोशिका के अंतर्गत आएगी, ठीक है। और थोड़ा इनमें डिफरेंस ये है कि हमारी जो सेल होगी और उनकी जो सेल होगी, तो उनमें क्या होंगे? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे कोशिकांग होंगे जो पादप कोशिका में उपस्थित होंगे और जंतु कोशिका में क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, ठीक है। वो भी देख लेंगे हम। वो किस में आ जाएगा? अगर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पादप और जंतु कोशिका में अंतर, तो क्वेश्चन ये आता है कि अंतर स्पष्ट कीजिए और पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पास। दूसरा आपका क्वेश्चन ये आता है कि कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार से होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसको याद रखना है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुराने यानी अविकसित। कैरियोटिक यानी कि कैरियन मीन्स होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। जिनमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। और जिनमें क्या होती है, पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होता है, वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले चित्रों के माध्यम से ये देख लेते हैं कि किन किन की यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें जीवाणु आ जाते हैं, अमीबा आ जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जितने भी एक कोशिकीय हैं। और जितने भी उच्च वर्ग के जीव हैं, उच्च वर्ग के जीव हैं, मोर हो गया, जितने भी मनुष्य हो गया, कोई भी जंतु, ठीक है, और यहाँ तक कि पादप की कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की है, एडवांस टाइप की सेल। ठीक है, तो इसका अंतर मैं आपको बताऊंगी दूसरे चित्र के माध्यम से। ये देखिए, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, पुरानी, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। उसी तरीके से यू मीन्स होता है ट्रू यानी सत्य, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक, तो सत्य न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में और असत्य न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक, अब देखते हैं, ये है कोशिकाएं दोनों इस तरीके से दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, अब सत्य न्यूक्लियस और असत्य न्यूक्लियस क्या होता है, देखो ये है आपका असत्य में, जिसमें क्या है, आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि डीएनए आरएनए, जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए और आरएनए, यही तो आनुवंशिक पदार्थ है, ये आपके केंद्रक के अंदर उपस्थित नहीं रहता, यानी कि केंद्रक यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि एक कंप्लीट जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, बीच में केंद्रक होता है, और केंद्रक होता है तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे तो कोई केंद्रक उपस्थित नहीं है, या फिर है तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ठीक, तो इसलिए उसे न्यूक्लियोइड कह दिया। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक की क्या है, एक कैरेक्टर है, एक गुण है इसका। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे इस तरीके से क्या होगा, पहले कोशिका के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रीय झिल्ली होगी ये गोल, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होंगे, गुणसूत्र यानी कि हेरिडिटी मटेरियल, जो आपका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए उपस्थित होंगे। तो यानी कि कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, पूर्ण केंद्र, पूर्ण विकसित केंद्रक है, और यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में। ठीक, दूसरा डिफरेंस, बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे और यूकैरियोट में होंगे। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के सहायक अंग। ठीक है, बात करें हम कोशिकांग की, तो जैसे ये क्या होते हैं, कोशिका होती है। ठीक, कोशिका के अंदर पहले क्या होता है, कोशिका द्रव्य, यानी कि यहाँ पे कोई द्रव पदार्थ रहता है, लिक्विड, तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इन्हीं कोशिका द्रव्य में ही क्या होते हैं, आपके कोशिका के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। जैसे कि हम इन दोनों सेल्स में देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है, ये अंदर ये क्या है, एक प्रकार का द्रव है, तो कोशिका द्रव्य कहलाएगा। यहाँ पे भी ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये क्या है, कोशिका के सहायक अंग है। कोशिका के सहायक अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है कि जैसे कि मनुष्य के जो शरीर में क्या होते हैं, सहायक अंग कौन कौन से, हाथ, पाँव, आँख, नाक, ठीक है, अलग अलग कार्य करने के लिए हाथ, पाँव, नाक, आँखें होती हैं। उसी तरीके से कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंग होते हैं, सहायक अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि अलग अलग कार्य को करते हैं। ठीक है, तो उनके कार्यों के बारे में हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोकैरियोट में क्या है, आपका देख रहे होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक में है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये हो गया।
तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में क्या है, एक कैप्सूल, यानी कि जैसे बैक्टीरियाज होते हैं यानी कि जीवाणु होते हैं, उनकी कोशिका है ये, ठीक है। बैक्टीरियाज की क्या है, कोशिका है। इनमें क्या होगा, एक हार्ड कैप्सूल बाहर से प्रेजेंट होगी, हार्ड सी कैप्सूल प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यूकैरियोटिक में कोई कैप्सूल नहीं प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होती है, सिंपल सी एक कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि कोई मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आप देख लेते हैं इस चित्र को, ये है आपका जंतु कोशिका का चित्र, ठीक है। जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कोशिका है ये, तो कोशिका के क्या है, कोशिकांग है। ये देखो, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का सबसे महत्वपूर्ण ये कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये केंद्रक भी जो है आपका, ये क्या है, केंद्रक जो है कोशिका का एक महत्वपूर्ण क्या है, कोशिकांग है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि बिजली, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ऊर्जा क्या है, ठीक है, हम बोलते हैं हमने भोजन खाया और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। और एनर्जी का नाम क्या है, ATP। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा का क्या है, एक अणु है, ऊर्जा का मॉलिक्यूल है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसीलिए कहते हैं इसे। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा कोशिकांग अगर हम देखें तो वो है लाइसोसोम, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइसोसोम्स को क्या संज्ञा दी गई, लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग, यानी कि आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम्स। अब इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे पाचक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम्स क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी क्रियाएं चलती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर चलती हैं, उसके कारण क्या होता है, इस लाइसोसोम्स में कुछ प्रभाव पड़ता है और ये लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, फट जाती है, ठीक है, फट जाती है। तो क्या होता है, इसमें उपस्थित जो पाचक एंजाइम्स जो होते हैं वो अपनी ही कोशिका को क्या कर देती हैं, खा जाती है या फिर उसे नष्ट कर देती है। उसके पाचक एंजाइम उसको पाचित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, यानी कि आत्मघाती थैली। दूसरा एक सहायक अंग है, ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम्स में ही होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है, राइबोसोम्स। तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, रिक्तिका भी उपस्थित होती है। अब पादप और जंतु कोशिका में एक अंतर ये भी आ जाता है कि छोटी रिक्तिका पाई जाती है जंतु कोशिका, यानी कि हमारी कोशिका में छोटी सी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में बड़े प्रकार की रिक्तिका होती है, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस तो ये भी होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हरित लवक जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए पादप कोशिका में ही क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी काय बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। ऊपर से ये क्या है, केंद्रक के अंदर मैंने बोला आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए। और पूछा जाता है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, कोशिका को और कोशिका के सहायक अंग किस प्रकार से कौन कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपका कोशिका झिल्ली भी दिख रही है, देखो कोई सी भी झिल्ली हो, कोशिका के बाहर से कोई सी भी झिल्ली है जिसे हम कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कोशिका सेल वॉल भी एक होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सब झिल्लियों का कार्य क्या होता है, सुरक्षा का। कोई भी झिल्ली हो किसी के बाहर से तो क्या कार्य होगा, सुरक्षा का कार्य होगा। वो कोशिका को बाहरी वातावरण से, बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही पदार्थों को अंदर क्या एंट्री देती है, अंदर आने देती है, ठीक है।
That's all for today.